नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा इन तीनों नक्षत्रों में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों के मैं कमेंट, उन दर्शकों के कमेंट जो इस कार्यक्रम को लेकर के निरंतर आते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता। ये कमेंट कोई एक दर्शक बार बार करते हैं कि सप्ताह में, महीने में 9 वीडियो इस कार्यक्रम के कम से कम बनाए जाएं। देखिए, निसंदेह इस कार्यक्रम को जब मैंने शुरू किया था तो सोच तो मेरी यही थी, क्योंकि ये बहुत लंबा कार्यक्रम है। प्रत्येक भाव में 3-3 नक्षत्र और इन तीनों नक्षत्रों में सभी ग्रहों की चर्चा, लगभग 450 के करीब वीडियो बनने वाला था। प्रिय दर्शकों, लेकिन ये YouTube है और यहां जब हम कार्यक्रम बनाते हैं तो ये सोच कर कि इस कार्यक्रम को दर्शक मिले। अब दर्शकों को ये कार्यक्रम अगर बहुत पसंद नहीं है तो सीधी सी बात है कि मैं भी अपनी जान खपाई करके क्या पालूंगा। निसंदेह बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस विषय को समझना चाहते हैं और विश्वास माने कि आपसे ज्यादा मैं भी इस विषय को समझना चाहता हूं, क्योंकि व्यये कृते वर्धतेव नित्यम। विद्या धनम इसीलिए सर्वधनम प्रधानम है, क्योंकि ये व्यय करने से बढ़ता है। तो इस विषय को जितनी इसकी चर्चा मैं आपके सम्मुख करूंगा, उतना ही मेरे लिए और ये मजबूत होता जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब इसे दर्शक ही नहीं मिलेंगे तो फिर जान देने जैसा ही हो जाएगा। परंतु भाई, उन दर्शकों का क्या, वो भी तो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं। समय समय पर मैं आपके लिए कार्यक्रम कभी कभी बनाता रहूंगा, निरंतर नहीं बन सकेगा, क्योंकि निरंतर इसको देखने वाले नहीं हैं लोग। तो चलिए बिना विलंब के कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज कर्क लग्न में, ध्यान से समझिएगा, लग्न में अभी चर्चा चल रही है। अभी हम आगे के भाव में कहां पहुंच पाए हैं, अभी तो लग्न में ही बाकी है बहुत। चौथी राशि यानी यहां पर जो 3 नक्षत्र हैं, इनकी चर्चा होने वाली है। पुनर्वसु, ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, जिसका एक चरण कर्क राशि के अंतर्गत आता है और बाकी के 2 नक्षत्र पुष्य और आश्लेषा शनिदेव और बुध के क्रमशः नक्षत्र हैं, जिसके 4-4 चरण आते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क की बात यदि आप सुनते हैं, मेरे ही मुंह से सुनते हैं, तो मैं कहा करता हूं कि भावुक और भावना प्रधान। मैं ये भी कहा करता हूं कि आलसी। मैं ये भी कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि कर्क, वृश्चिक और मीन में यदि आपका जन्म हुआ है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म की साधनाएं हैं। परंतु ये स्थूल बातें हैं, सूक्ष्म जानना है वो तो नक्षत्र ही बता सकता है। पुनर्वसु, चलिए चर्चा बिना विलंब किए प्रारंभ कर लेते हैं। इस नक्षत्र की अधिष्ठाता देवता अदिति हैं, देवताओं की माता। कैसा है इस नक्षत्र का प्रभाव? जाहिर सी बात है, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित ये नक्षत्र है। फलतः परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का और पुरातन विचारधाराओं को मान्यता देने वाला, पुरातन विचारधाराओं में विश्वास रखने वाला, गलत कार्य न करना और दूसरों को भी न करने देना, ये इस नक्षत्र का विशेष प्रभाव। क्रोधित होता है शीघ्र तो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, स्पष्टवादी, जरूरतमंद की मदद करने वाला और मदद करने में उसको प्रसन्नता मिले, दाम्पत्य सुखद, साधारण जीवन, जीवन साथी में सभी अच्छे गुण विद्यमान। ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र और उसका एक चरण आप कर्क राशि के अंतर्गत पाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि बात इस नक्षत्र में सूर्य की करें तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो ये समझ लीजिए कि कर्क राशि में 0 अंश से लेकर के 6 अंश तक जब भी कोई ग्रह होगा तो वो मृत अवस्था में होगा, क्योंकि ये सम राशि है। और इससे जब ऊपर बढ़ेंगे तो 6 से 12 तक वृद्ध अवस्था में। लेकिन अगर बात हम सूर्य की करें तो जबरदस्त प्रभाव माना जाएगा। कर्क के अंतर्गत
अगर लग्न में ही यहाँ पर सूर्य हो तो वैसे तो सूर्य इस लग्न के लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनेंगे और द्वितीय भाव के स्वामी बनकर के लग्नगत होंगे। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पुनर्वसु नक्षत्र की, ध्यान से सुनिएगा, तो वो राजाओं के जो गुण हैं, उन राजाओं के गुण, सूर्य का स्वभाव कैसा है, सूर्य ग्रहों का राजा है, जातक के अंदर क्रोध भी उत्पन्न करता है तो आत्मविश्वास भी लाता है, अहंकार लाता है तो कहीं ना कहीं दयालुता भी लाता है। अब इस नक्षत्र के अंतर्गत यदि सूर्य हो लग्न में तो निसंदेह ऐसा जातक निसंदेह बेहद तेजोमय, एक ऐसे व्यक्ति की आप कल्पना कर सकते हैं जिससे आप देख करके दूर से देखें तो आपको ऐसा लगे कि ये तो क्रोधी व्यक्ति है, लेकिन करीब जाएं तो पता चले तो बेहद मुलायम है, यानी नारियल की तरह। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज में सर्वप्रिय हो, लोग उसका सम्मान करें। समझ लीजिए कि हर तरह के उच्च कोटि के गुणों से युक्त। और वहीं यदि हम बात इस पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा की करते हैं तो समझने की आवश्यकता नहीं कि लगभग स्थिति वही है। यह चंद्रमा की स्वगृह राशि है, स्वयं के यहां चंद्रमा होंगे, लेकिन जरा देखिएगा आज प्रभाव बदलेगा। जो अब तक आपने सुना है उससे पृथक जानने को आपको मिलेगा। बात यदि आप चंद्रमा की करें तो निसंदेह चंद्रमा का इस पुनर्वसु नक्षत्र में होना बेहद दयालु, सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त, भावुक, भावना प्रधान। ये बातें ध्यान रखिएगा। कर्क में भी सदैव ये बात मूल प्रारंभ में आ जाने के चलते हर जगह लागू हो जाती है, लेकिन हर जगह यही लक्षण नहीं है। तो भावुक, भावना प्रधान, सबकी मदद करने वाला, सबके हित की चाह रखने वाला, बल्कि अपना काम त्याग कर दूसरों का काम वक्त पर करना, वक्त से पहले करके दे देना, यह सब पुनर्वसु में दिखाई पड़ता है। इसी नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा जातक हर हाल में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करेगा, स्पष्टवादी होगा, उसकी जरूरतें कम होंगी और जितना है वो उतने में ही संतुष्ट रहेगा। वैसे तो उसको क्रोध आए ही नहीं, पर क्रोध कर भी जाए तो तुरंत प्रसन्न हो जाए, गलत कार्य न करे और न गलत कार्य करने वालों का साथ दे। मूलतः देखा जाए तो ये सभी गुण अगर चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क राशि में है तो आपके अंदर विद्यमान है। मंगल का भी पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क राशि में होना बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा जातक निसंदेह शीघ्र क्रोधी होगा लेकिन शीघ्र प्रसन्न होने वाला, सभी तरह के उत्तम कोटि के गुणों से युक्त, पुरुषार्थी, मेहनती। विशेष करके यदि हम कर्क लग्न की चर्चा कर रहे हैं तो यहां मंगल पंचमेश और कर्मेश होकर के लग्न में होंगे और उस अवस्था में जातक बेहद कर्मठ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसके पास जितना है उतने में प्रसन्न रहने वाला, लेकिन हां अपना पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ से ही चीजों को हासिल करने का प्रयत्न करेगा। और सबसे बड़ी बात है स्पष्टवादी होगा, उसके स्पष्टवादिता में कहीं कोई कमी नहीं होगी। गुरुजनों का, बड़ों का, सबका आदर करने वाला, न गलत कार्य करेगा न दूसरों को करने देगा। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि मंगल का भी इस स्थिति में होना बहुत बढ़िया, और ऐसा जातक परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखने वाला होगा। यानी पुनर्वसु के एक ही चरण की चर्चा यहां पर चली है जिसमें तीनों के तीनों ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं इन तीनों ग्रहों के दूसरे नक्षत्र में कैसे प्रभाव होंगे, अर्थात पुष्य में कैसा प्रभाव होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज एक नई जानकारी अभी तक शायद आपको न होगी। ये जो पुष्य नक्षत्र है इसके अधिष्ठाता देवता देवगुरु है। यही देवगुरु बृहस्पति जो नवग्रहों में से एक है, ये पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है। मूलतः ये शनिदेव का नक्षत्र है, तमोगुणी नक्षत्र है, परंतु इस नक्षत्र की विशेषता है क्या? रिसर्च, खोजबीन। ये खोजबीन के लिए ही जाना जाता है, फलतः ये उपयोगी है सबके लिए। पुष्य क्या अर्थ होता है इसका? पोषित करना, उन्नति देना, यही इसका मूल स्वभाव है। संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने वाला है ये नक्षत्र। स्वभाव थोड़ा संशयी वृत्ति का, लेकिन बेहद बुद्धिमान, सुशील, होशियार, धर्म में आस्था रखने वाला, दूसरों का काम संवारने का प्रयत्न करने वाला, सत्यवादी, कुटुंब प्रेमी। यानी आप कर्क में ये गुण देखते होंगे कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच रहना, अपनों को अपने साथ रखना, अपनों से के साथ जुड़ करके उनको बांध करके रखना, हृदय विशाल इनका, ईश्वर भक्त, राज्य पक्ष से विशेष सम्मानित, वाक्पटु और कार्यकुशल।
देव गुरु अतिथि प्रेमी, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाले। गौर करिए प्रिय दर्शकों, ये शनिदेव का नक्षत्र है और यहां पर शनिदेव के नक्षत्र में यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य द्वितीय पति बनकर के थोड़े अलग गुणों को लेकर के आएंगे। ऐसे जातक के अंदर धन की चाह होगी, धन कमाना, धन अर्जित करना, अधिक से अधिक धन को जोड़ना। ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी, नहीं भी हो तो इतनी संपदा वो अर्जित कर लेता है कि जीवन काल में उसे सब कुछ प्राप्त हो। देव गुरु ब्राह्मण सबका सम्मान करे, अतिथि सत्कार करे। तो सूर्य के यहां होने से यानी पुष्य में होने से जातक बेहद बुद्धिमान होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। रिसर्च प्रेमी होगा, खोजी होगा, वाक्पटु होगा, सभाजयी होगा, ईश्वर भक्त और सबसे बड़ी बात है विशाल हृदय का होगा। विशाल हृदय का अर्थ यह होता है कि जो भी उसके पास आए, जो भी उसके करीब आए, सबकी मदद करे और सबकी मदद करने में ही उसको विश्वास हो। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा जातक थोड़े संशयी स्वभाव के तो होंगे ही होंगे। शनि के नक्षत्र में सूर्य के होने से संशय तो आएगा ही। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात पुष्य में चंद्रमा की करें तो यहां पर देखें चंद्रमा स्वगृही होंगे, स्वराशि के होंगे, क्योंकि ये उन्हीं की राशि मानी जाती है। नक्षत्र में यहां देखें तो शनिदेव के नक्षत्र में, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये देव गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के अधिष्ठाता होने के कारण तमोगुणी स्वभाव का ये नक्षत्र होने के बावजूद चंद्रमा के यहां होने से जातक बुद्धिमान होगा। देखा जाए तो ऐसा जातक शिक्षक हो, अध्ययन अध्यापन कराने वाला, वकील हो, और वकील भी कैसा, तो दूसरों को लूटे ऐसा नहीं, सबकी मदद करने वाला, औरों को अपने धन से सहयोग कराने वाला, सबको। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, विशेष करके कर्क में ये देखने को मिल जाता है कि उनके बाकी के परिवार वाले, मैं हमेशा कहा करता हूं कि कर्क और मकर का दाम्पत्य सुखद नहीं होता। उसमें एक कारण ये भी होता है, यहाँ पुष्य नक्षत्र में यदि चंद्रमा आपको दिखाई पड़े तो अपना धन निकाल करके बाकियों को दे दे, भाई बहनों को सबको बांट दे, फलतः हो सकता है पत्नी से ही न बन पाए, औरों को बांट दे, दोस्तों मित्रों में बांट दे, कई बार घर में समय पर न दे, बाहर बांट आए। तो ये कहीं ना कहीं स्वभाव में ऐसा आ जाता है। हाँ, थोड़ा संशयी वृत्ति का होगा, थोड़ा आलसी भी होगा। शनिदेव के नक्षत्र में होने के चलते थोड़ा आलसी भी होगा, लेकिन बुद्धिमान होगा, होशियार होगा, धर्म में आस्था रखने वाला होगा। कई बार धर्म को लेकर के कुतर्क भी करेगा, लेकिन मूलतः भीतर से धर्म में उसकी आस्था होगी, सत्यवादी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और चंद्रमा के यहां होने से पक्का है ईश्वर भक्त होने वाला है, गुरु भक्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो पुष्य में चंद्रमा का होना भी बहुत अच्छा है। अब बारी आती है मंगल की। प्रिय दर्शकों, मंगल यहां पर अगर देखें तो मंगल की स्थिति जबरदस्त। क्यों? क्योंकि ये उनके शत्रु का नक्षत्र है। मैं पहले कहा आया हूं कि इस नक्षत्र का अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण इस नक्षत्र में मंगल के होने से भी स्थिति जबरदस्त ही रहने वाली है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस नक्षत्र के प्रभाव से ऐसा जातक धन अर्जित ही नहीं करेगा, वरन अपने कुटुंब का पोषक होगा। समाज में उसकी उन्नति, मान सम्मान के डंके तो बजेंगे ही बजेंगे। अगर मंगल इस नक्षत्र में अर्थात पुष्य नक्षत्र में है तो जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति का तो होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मंगल देखें तो कर्मपति बनकर के लग्न में होंगे, जल्दी शीघ्र कोई निर्णय ले लेगा, बाद में पछताएगा, संशय भी उत्पन्न होता रहेगा, लेकिन इससे उसके जीवन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। बुद्धिमान होगा, बेहद बुद्धिमान होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, समय आने पर मदद करने से चूकेगा नहीं। हां, तर्क वितर्क कुतर्क करने वाला होगा। मैं इसको वाक्पटु नहीं कहूंगा, तार्किक कहूंगा या कुतर्की कहूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा जातक नौकरी करे, व्यापार करे, कहीं भी रहे, श्रेष्ठ स्थिति ही मानी जाएगी। यानी पुष्य में यदि चंद्रमा है, अब यहां मंगल है, तो स्थिति उतनी ही बढ़िया है। अब अगर आप इसको देखें तो ये 4 चरण पुष्य का आपको मिल जाता है, जो कि बिल्कुल मजबूत स्थिति का ये होगा। प्रिय दर्शकों, अब इसके बाद बारी आती है आश्लेषा नक्षत्र की। अब इसे जरा समझना होगा। आश्लेषा, बुध इस नक्षत्र के स्वामी, सर्प इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता। स्वभाव कैसा? देखा जाए तो एक राजकुमार के स्वभाव को जरा समझिए। एक ऐसा राजकुमार जो बहुत ज्यादा शालीन नहीं है,
उसके स्वभाव में मूल रूप से आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा कि पहला तो किसी के प्रति आभार प्रकट न करे, अत्यधिक बातूनी। हालांकि सफलता के शिखर पर पहुंचने का जो जन्मजात गुण है, सीधी सी बात है कि राजा का पुत्र है, युवराज है। बुध की चर्चा हम चल रही है, ध्यान रखिएगा। नक्षत्र को भी अगर आप चर्चा में ला रहे हैं तो ग्रह के मूल स्वभाव को नहीं भूलना है, नक्षत्र में भी उस ग्रह का मूल स्वभाव होगा। तो जन्मजात सफल होने का गुण लिए हुए है। हालांकि साधु संतों में उसकी रुचि होगी, पर अपनी अकड़ में रहेगा। किसी को अपने सामने न समझे, कुछ भी न समझे, यह नक्षत्र का प्रभाव है। किसी पर विश्वास न करे, कोई उसकी स्वतंत्रता का विरोध कर दे, चाहे वो कोई भी हो, पसंद नहीं है। और अपनी सफलता के लिए वो हर तरह के प्रयास करेगा। हालांकि उसके अंदर देखिए एक बात और भी है कि अगर राजपुत्र है तो ये गुण उसके अंदर विद्यमान तो होंगे ही होंगे। दूसरों को नुकसान पहुंचा करके और फिर वो अपना हित कभी नहीं करेगा। दूसरों को नुकसान पहुंचा करके अपना पेट वो कभी नहीं पालेगा। हां, जरूरत से ज्यादा वो क्रोध करेगा। जहां चुप रहना चाहिए वहां क्रोध करेगा, और जहां चुप नहीं रहना चाहिए वहां शांत हो जाएगा। जहां बोलना चाहिए वहां चुप्पी लगा जाएगा। ये कई बार ऐसा देखने में आता है। बहुत बड़े परिवारों में जन्मे बच्चे जन्मजात ही इतने बुद्धिमान होते हैं कि कई बार परिस्थितियों को भांप जाते हैं। तो जहां हल्ला मचाना हो वहां हल्ला नहीं मचाते हैं, यहां जहां बाकी आम लोग हल्ला मचाएंगे वहां वो चुप हो जाते हैं। और जहां चुप रहना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, न बोलने से भी काम चल जाएगा, वहां पर वो अपना बल प्रदर्शित करेंगे। इस नक्षत्र में सूर्य का यदि देखा जाए प्रभाव तो साधारण दर्जे का है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यहां पर अगर आते आते देखें तो सूर्य बाल अवस्था के हो जाएंगे, लेकिन प्रभाव आला दर्जे का नहीं कहा जाएगा, साधारण स्तर का कहा जाएगा। जबकि अगर देखें तो कुमार और बाल अवस्था इत्यादि यहां पर है, बाकी रहेगी, लेकिन वो बल सूर्य में नहीं आएगा। क्रोध करेगा। यहां पर बैठे सूर्य की वाणी बातूनी प्रवृत्ति, इसकी बातों के चलते ऐसा नहीं है। यहां एक चीज और बताना मैं भूल गया, समझ लीजिएगा कि बातों से लोगों को बांध तो जरूर लेगा, लोगों को अपने तरफ खींच भी लेगा, लेकिन फिर भी पीछे हटने के बाद, उससे लोग दूर हटने के बाद उसकी निंदा करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। तो सूर्य का यहां होना कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ी परेशानी आश्लेषा नक्षत्र में है तो दिखाई पड़ती है। अपनों के साथ, कुटुंबी जनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह सकते, रिश्तेदारों के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। मैंने वैसे कहा कि अपना हित करने के लिए वो दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कई बार जब आप अपना ही हित करने की सोच रहे हो तो ऐसा होता है कि अपना हित करने में दूसरों का नुकसान हो जाता है। तो यहां यह परेशानी रहेगी। अगर हम बात यहीं पर आश्लेषा में चंद्रमा की करें तो चंद्रमा का भी प्रभाव यहां पर बहुत कमजोर सा ही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विशेष श्रेष्ठ प्रभाव मैं नहीं कह सकता। ऐसे जातकों के अपने लोग ही उसके विरोधी होंगे। हालांकि वो स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा, अपना विरोध नहीं सहना चाहेगा, कोई उसका मजाक उड़ाए, कोई उसके ऊपर उंगली उठाए, उसको बर्दाश्त नहीं है। हालांकि एक बात आपको भूलना नहीं है, ये तीनों के तीनों ग्रहों की चर्चा, आश्लेषा नक्षत्र का एक विशेष गुण ये जरूर है कि ऐसे लोग जन्मजात भाग्यशाली होते हैं। मैं बात आश्लेषा नक्षत्र की कर रहा हूं। इस नक्षत्र का विशेष गुण है कि ये भाग्य तो लिए हुए होता है, जो इस नक्षत्र से जुड़ा ग्रह होगा उसमें भाग्य प्रदान करेगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी रहेगी। चंद्रमा को भी अस्थिर, अशांत। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल का प्रभाव इस नक्षत्र में भी जबरदस्त है। किसी पर विश्वास नहीं करेगा, किसी को अपने सामने नहीं समझेगा, जरूरत पड़ने पर आपको धोखा भी दे देगा, लेकिन अपना कार्य सिद्ध करेगा ही करेगा। ऐसा जातक जबरदस्त सफल होगा। लग्नगत मंगल यहां तीनों ही नक्षत्रों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। विशेष करके यदि हम बात आश्लेषा की करें तब तो और जबरदस्त। विशेष करके ये कुमार अवस्था की स्थिति के पार अगर पहुंचा जाए तो वहां पर जबरदस्त इनका प्रभाव है। हिम्मत, कॉन्फिडेंस और जबरदस्त कॉन्फिडेंस, कोई इसका विरोध करे बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी असफलता को सफलता में बदलने का जो मादा है वो यहां आश्लेषा में बैठे मंगल
सिद्ध करा देते हैं। ऐसे जातकों में क्षमता होती है। यानी अगर आश्लेषा नक्षत्र में यहां पर मंगल हैं तो कर्क के जातक के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत भावुक और भावना प्रधान और लोगों की ऐसी मदद करने वाला। मूलतः वो पहले अपना उल्लू सीधा करना जानता है और इसी के चलते वो भाग्यवान है, इसी के चलते वो धनवान है और इसी के चलते वो कार्यक्षेत्र में बहुत सफल है। ये बात ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न के जातकों को मूलतः जीवन काल में सफल होने में थोड़ी परेशानियां आती हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो कर्क मकर ये दोनों ही लग्न ऐसे हैं जहां इनके जीवन में सफलता थोड़ी बाधित हो जाती है। ये दूसरों को करने में रह जाते हैं। लेकिन अगर बात यहां मंगल की आएगी तीनों ही नक्षत्र में, तो ये पक्का जानिए कि कुछ नक्षत्रों में मंगल के होने से थोड़ा जातक भावुक हो जाए, लेकिन मूलतः ऐसा जातक अपने कर्मों अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला ही होगा। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हो सकता है, उसके पीठ पीछे लोग कुछ भी उसके लिए कहें, कोई फर्क नहीं, लेकिन हर तरह के गुणों से वो युक्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि हर तरह का सुख उसको जीवन काल में प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का आश्लेषा नक्षत्र में होना जबरदस्त है। प्रिय दर्शकों, कर्क में अगर देखा जाए तो वैसे तो मैंने तीनों ही ग्रहों की चर्चा आपको करके समझा दी। अगर आप करीब से समझें तो यहां पर हम बात करेंगे केवल चंद्रमा की अगर, तो चंद्रमा का पुष्य में होने के चलते आलस्य वाली जो वृत्ति की चर्चा मैं अपने कार्यक्रमों में सदैव किया करता था। हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में एक और वीडियो बना करके मैं बोला कि भगवान राम क्या कोई आलसी थे, लेकिन मेरा समझने की आवश्यकता है वो शनिदेव का नक्षत्र है। हालांकि उसके अधिष्ठाता बृहस्पति हैं, पर फिर भी शनिदेव के नक्षत्र में वो आलस्य का गुण दिखाई पड़ता है। तो आशा करता हूं कि नक्षत्रों की जो ये सूक्ष्म चर्चा चली आपने इसको भली भांति समझा होगा। अब बाकी पुनः और इसके बाद भी पुनः 2 दिनों तक ये चर्चाएं चलती रहेंगी। बाकी के जो 6 ग्रह बचे हैं इन्हीं 3 नक्षत्रों में, उनकी भी चर्चा आपके सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।